अच्छा जी, आज का लेक्चर है एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है। पिछली दफा अगर आप सबको याद हो तो हमने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ड्रग स्टार्ट किए थे। उसमें से हमने पेप्टिक अल्सर पढ़ा था, फिर पीपीआई को, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को डिस्कस किया था। आज एंटी एमेटिक ड्रग्स को हमने डिस्कस करना है। पहले जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमेसिस क्या होता है, या एमेटिक का जो लफ्ज इसमें आया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो एमेसिस या इसको वोमिटिंग भी कहते हैं, नाजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है। जो दिल खराब होता है, जो मतली आती है, इसको वोमिटिंग और नाजिया कहते हैं। और साइंटिफिकली अगर इसको हम डिस्कस करें तो हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, मैकेनिज्म इसका ये होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स है। असल में ये वोमिटिंग एक कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स है जो ट्रिगर करता है, या जो इनिशिएशन इसकी होती है। एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है ब्रेन के अंदर, स्पेशली ब्रेन स्टिम मेडोला ऑब्लांगेटा के अंदर, जिसको वोमिटिंग सेंटर भी कहते हैं और जिसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी कहते हैं। ठीक है। वहां पे वेगल एफरेंट स्टिमुलेशन फ्रॉम गट अगर चली जाए, या कोई और स्टिमुलेशन जैसे टॉक्सिन्स हो गए, या मोशन सिकनेस हो गया, या मोशन हो गए कोई भी, या कोई गट इरिटेशन कोई चीज अगर कर सकती हो जैसे मिर्च मसाला वगैरह वगैरह, या कोई सर्कुलर मोमेंट हो गई, तो ये कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है और सिग्नल्स फिर जाती है वोमिटिंग सेंटर को। और उसके रिस्पांस में फिर ये इमेसिस का प्रोसेस हो जाता है, या जो वोमिटिंग होती है ये हो जाता है। इसके अंदर जब वोमिटिंग होती है तो डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका जो मैकेनिज्म था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एंटी एमेटिक दवाई या एंटी एमेटिक ड्रग्स मेडिकेशन जो है ये प्रिवेंट करते हैं इस वॉमिटिंग को, इस मोशन सिकनेस को, या इस नाजिया एंड वॉमिटिंग को, इसको प्रिवेंट करते हैं। ये वॉमिटिंग आती है कई बीमारियों के साथ, वॉमिटिंग का मसला होता है, ये एक अलामत है, एक साइन है, जो जिसको अकेले हम कोई बीमारी नहीं कह सकते। बाज लोगों को सफर के दौरान एज अ मोशन सिकनेस हो जाती है। बाज लोगों को कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, उसके साथ टेम्परेचर जब राइज हो जाता है तो वॉमिटिंग आती है, वो भी ट्रिगर करती है सीटीजेड जोन को, वॉमिटिंग सेंटर को। बाज लोग कीमोथेरापेटिक इंड्यूस्ड दवाइयाँ जो खाते हैं उससे इंड्यूस हो जाती है वॉमिटिंग। पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशली हो सकता है। तो ये एंटी एमेटिक दवाइयाँ जो है ये फिर इसको रोकती है, वोमिटिंग को रोकती है, नाजिया को रोकता है। ठीक है। असल में हमारे पास तो तीन किस्म के ग्रुप्स हैं दवाइयों के जो एज अ एंटी एमेटिक ब्रॉडली यूज होती हैं। उसमें एक को कहते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसमें से ऑन्डेस्टेरॉन की दवाई मशहूर है। दूसरे नंबर पे डोपामिन एंटागोनिस्ट की दवाई है। डोपामिन का जो सेकंड रिसेप्टर है D2 रिसेप्टर, ये जब इरिटेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो ये वोमिटिंग को इनहेंस करती है। मेटोक्लोप्रामाइड की एक दवाई है, ये डोपामिन एंटागोनिस्ट में आती है। दूसरी जो क्लास है, तीसरी क्लास एंटीहिस्टामिन की है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसे कहते हैं, जिसमें मैक्लिजिन की दवाई आती है। तो ये मेन तीन ग्रुप्स है। इसके अलावा और भी ग्रुप्स और दवाइयाँ हैं जो वोमिटिंग के अंदर काम करती हैं, जो यहाँ पे हम फर्दर आगे डिस्कस करते जाएंगे। ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप सबको पता हो। ठीक है। तो व्हाट आर एंटी एमेटिक्स? दीज आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और सप्रेस वोमिटिंग। ठीक है। वोमिटिंग सेंटर जो है CTZ, जिसका मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ तस्करा किया, वोमिटिंग सेंटर की तरफ जो सिग्नलिंग जाती है वोमिटिंग को इंड्यूस करने वाली, इन दवाइयों से वो ब्लॉक हो जाती है वो सिग्नलिंग। और फिर जब सिग्नलिंग वोमिटिंग की ब्लॉक हो जाती है वोमिटिंग सेंटर की तरफ, तो फिर सबसाइड हो जाती है या रिलीफ मिल जाती है वोमिटिंग से। ठीक है। इसमें से जो तीन क्लासेस मैंने बताया वो भी इसके अंदर है, बाकी क्लासेस भी है। तो इस यहाँ पे पहला क्लास जो दिया हुआ है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स।
एंटीकोलिनर्जिक्स में वो दवाइयाँ जो एसिटाइलकोलिन की प्रोमोशन, एसिटाइलकोलिन की अटैचमेंट, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को रोकते हैं। उसमें हायोसिन की दवाई है, पहले पहले आती थी, आजकल इतना खास इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये दवाई वक्तन फवक्तन बंद हो गई। और डिक्लोमाइन मतलब एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों को वोमिटिंग के लिए बहुत बड़ी जरूरत के अलावा कोई खास इसका यूज नहीं है आजकल, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो दवाई है D2 ब्लॉकर्स न्यूरोलिप्टिक्स, जो मैंने आप लोगों को डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का बताया, वो ये वाला क्लास है। ये मशहूर दवाई और बड़ी जरूरी किस्म की दवाई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी मेंटल डिसऑर्डर में या किसी डिप्रेशन में या किसी एंजाइटी के डिसऑर्डर में या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर में वो होते हैं, और उस मसले की वजह से उसको साथ में वॉमिटिंग भी हो रही होती है, तो उन लोगों के लिए यह क्लास फिर बड़ा ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें से, ठीक है। इसमें क्लोरप्रोमजीन की दवाई बड़ी मशहूर है, ठीक है। ट्राई फ्लोप्रोमजीन की दवाई मशहूर है, फ्लोरक्रो पेराजीन की दवाई है, ये तीनों दवाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। ये D2 रिसेप्टर ऑफ डोपामिन को ब्लॉक करके वॉमिटिंग को रोकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा क्लास है H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन या H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये दवाई अभी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ये भी दूसरी बड़ी क्लास है एंटी एमेटिक दवाइयों में। इसमें से ये प्रोमिताजिन जो है ये असल में न्यूरोलेप्टिक भी है और H1 एंटागोनिस्ट भी है। अच्छा, इस क्लास में जो सबसे मशहूर दवाई है, दो दवाई है, वो डायमिन हाइड्रेनेट ग्रिविनेट का इंजेक्शन का नाम या ग्रिविनेट सिरप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इस डायमिन हाइड्रेनेट के अंदर आता है, इसी क्लास के अंदर आती है, ठीक है। ये वाली दवाई जो है ये डायमिन हाइड्रेनेट, ये ग्रेविनेट की दवाई का जेनरिक नाम है, ठीक है। और दूसरी है मैक्लोजीन या मैक्लिजिन भी इसको कहते हैं। ये मैक्लिजिन की दवाई जो है ये वाहिद दवाई है जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी फीमेल को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके अंदर ये सेफ समझी जाती है। इसके अंदर एक ट्रेड नेम आता है मार्केट के अंदर, जिसको नेविडॉक्सिन टैबलेट कहते हैं, नेविडॉक्सिन। जब भी प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग होती है तो ये दवाई आप बिल्कुल टेंशन के बगैर वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या H1 एंटीहिस्टामिन में आता है। अच्छा, चौथा बड़ा ग्रुप और तीसरा मेन ग्रुप ये है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। और मेटोक्लोप्रामाइड की एक दवाई है या डोम्पेरिडोन। मेटोक्लोप्रामाइड में डाइजेस्टिन की गोली आती है, असल में ये प्रेगनेंसी के अंदर सेफ नहीं है आम हालात में, लेकिन अगर कोई वॉमिटिंग रुक नहीं ना रही हो प्रेगनेंसी के अंदर तो फिर ये सेकंड क्लास है। इसकी सेफ्टी थोड़ी सी है, इसके बारे में रिसर्चेस बताते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड के अंदर डाइजेस्टिन के टैबलेट्स आते हैं, ये फिर बड़े सतह पे वॉमिटिंग को रोक देते हैं। और ये डोमपेरिडोन, ये मोटेलियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इस फार्मूले के अंदर, इस जेनरिक नेम के अंदर आते हैं। ये असल में गैस्ट्रिक मोटिलिटी को उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, और उसकी वजह से वॉमिटिंग को रोकते हैं, ठीक है। और डोपामिन के रिसेप्टर्स के थ्रू भी ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। और 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, इसमें से ऑन्डनस्टेरॉन की दवाई आती है, ये भी प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हद तक सेफ्टी इसकी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ ड्रग जो है प्रेगनेंसी के अंदर वो है मैक्लिजिन। अच्छा, फिर इसके अलावा एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स है, ये एक्स्ट्रा एंटीएमेटिक्स है, मिसलिनियस है, ठीक है। इसमें डेक्सामेथासोन असल में एंटी इंफ्लेमेटरी है, लेकिन कभी कभार इनके साथ यूज किया जा सकता है। और बेंजोडाइजेपिन नींद वाली दवाई है, लेकिन कभी कभार इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, तो पहला जो क्लास था एंटीकोलिनर्जिक, हायोसिन वगैरह, मैंने जो कहा इसका आजकल इतना इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन चूंकि पहले यूज किया गया है बहुत ज्यादा, और आजकल भी रिस्क की कंडीशन में या जर्नीज में इसको फिर यूज कर सकते हैं। 0.2 से 0.4 mg ओरल डोज है या इंजेक्टेबल डोज है इसका। और ये मोशन सिकनेस को रोकने के लिए अच्छी दवाइयाँ समझी जाती है, लेकिन इसमें सेडेशन भी है, ठीक है। मतलब सेडेशन का यह है कि नींद भी लेके आती है ये, जिस तरह ग्रेविनेट करती है, ठीक है। ये इसका साइड इफेक्ट्स है। और मुंह को बहुत ज्यादा खुश्क करती है, ड्राई माउथ को कास कर लेती है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के, उस पे स्पेशली मस्कोरेनिक रिसेप्टर्स,
उसके ऊपर ये स्टाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये पाथवे विस्टिब्यूलर जो अपरेटस है कान के अंदर, वो उसमें सिग्नलिंग को स्टॉप कर लेता है। जब उसमें सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है तो वो इसी रास्ते से बाज दफा वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर्स पहुंचती है, तो वहां से वॉमिटिंग पर स्टॉप हो जाती है। इसका मैकेनिज्म फिर इस तरह है, ठीक है। अच्छा, H1 एंटीहिस्टामिन थी, बहुत ज्यादा बड़ी लेवल की दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ भी समझी जाती है, जिसमें से डाइमिन हाइड्रिनेट, स्पेशली जो ग्रिविनेट है, वो इस ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। ये हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर के थ्रू वहां से हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, और हिस्टामिन जब ब्लॉक हो जाता है ये भी वॉमिटिंग जोन को ट्रिगर करता है, फिर वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, मोशन सिकनेस तो आप सब जानते होंगे। जब सफर के दौरान गाड़ी चूंकि अपना रुख बदलती रहती है, तो इससे वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर और इरिटेशन पहुंचती है। तो बाज लोगों को ये चीज़ जो है ये फिर बड़ी नागवार गुजरती है और बड़ा असर उस पर दिखाती है, तो उस लोगों को फिर वॉमिटिंग सफर से स्टार्ट हो जाती है जर्नी के दौरान। और इसको कहते हैं मोशन सिकनेस, ठीक है। जब सफर को आप रोक दें, तो गाड़ी को स्टॉप कर ले, तो अक्सर ये लोग फिर ठीक हो जाते हैं इससे भी, और दवाइयाँ इसमें हम दे सकते हैं ये वाली, ठीक है। ये भी असल में डोपामीन के रिसेप्टर्स के थ्रू, और स्टाइल ये स्टाइलकोलिन नहीं, ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स के थ्रू ज्यादातर काम करती है, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ भी 1.5 आवर है, और ये भी नींद को लेके आती है, सेडेशन का इफेक्ट इसमें है, और इसमें ज्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, ठीक है। फिर तीसरा क्लास था न्यूरोलिप्टिक, जिसमें फिनोताइजीन या प्रोमिताजीन के जो दवाइयाँ थी वो आती थी, और जो स्पेशली D2 रिसेप्टर्स होते हैं डोपामिन के, उसको एंटागोनाइज करती है, और जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको, उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेशन स्टॉप कर देती है। तो इससे जो है कुछ मसल रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, और परसेप्शन ऑफ वॉमिटिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, इफेक्टिविटी इससे आ जाती है। और इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव मरीज होते हैं स्पेशली, जिसको ऑपरेशन के बाद जख्म या इन्फेक्शन की वजह से जो वॉमिटिंग होती है, नाजिया होता है, उन लोगों में ये बड़ी बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जो गैस्ट्रोएंटराइटिस का अटैक, या जो डायरिया और वॉमिटिंग का कोलरा की तरह, हैजा की तरह छप्पे जिसको आ जाते हैं, उनके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। माइग्रेन के साथ जो वॉमिटिंग होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और लिवर डिजीजेज में वॉमिटिंग होती है उसके लिए भी ये सेफ है, ठीक है। मेलिग्नेंसी, कैंसर के साथ जो या उसकी कीमोथेरेपी इलाज के साथ जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, उसके लिए भी ये बड़े अच्छी दवाइयाँ है। और रेडिएशन सिकनेस वॉमिटिंग, जो कैंसर ही के अंदर जो रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, उसमें भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा आ, उन लोगों को जिसको नींद इतनी नहीं आती और वोमिटिंग भी होती है, तो उन लोगों के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि उन पे ये इतना नींद भी नहीं लेके आती, सिडेशन इतनी उसमें प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, बस कंडीशन में ये हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करती है, तो वो लोग जो कमज़ोर हो या जिसको हाइपोटेंशन होती है उसको वोमिटिंग के लिए इसको नहीं दिया जाता। और इसका एक खतरनाक सा साइड इफेक्ट है, डिस्टोनिया कहते हैं। डिस्टोनिया एक मसल रिलेटेड साइड इफेक्ट है, जिसमें से मसल के अंदर टोन डिस्टर्ब हो जाता है, कमी ज्यादती आती है, स्पेशली सख्ती आ जाती है। सारे बदन के या चेस्ट के जो मसल्स है ये सख्त हो जाते हैं, और कभी कभार ट्रिमर्स भी साथ में आते हैं, और कभी कभार मुंह से सलाइवा भी आते हैं, क्योंकि ये न्यूरोलेप्टिक का क्लास है, एंटीसाइकोटिक वाली दवाई है इसमें है। तो ये न्यूरोलेप्टिक मलिग्नल सिंड्रोम या डिस्ट्रोनिया की अलामत, इसलिए ये एसिटाइलकोलिन और डोपामिन को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये मसल का डिस्टोनिया जो है ये इस किस्म की दवाइयों में फिर उसके साइड इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो द एंटीएमेटिक डोज इज जनरली मच लोअर देन एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक जो मेंटल डिसऑर्डर के मरीज होते हैं या साइकोसिस जिनको होता है, उसमें इन दवाइयों का डोज ज्यादा दिया जाता है, और जबकि वोमिटिंग के लिए दवाइयों का डोज इनको कम दिया जाता है, ठीक है। तो डोज में थोड़ा सा फर्क होता है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस के साथ वोमिटिंग होती है, कोलेसिस्टाइटिस के साथ वोमिटिंग होती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ वोमिटिंग होती है, उनको भी ये दी जा सकती है। ये इस D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में से एक दवाई है, प्लोरक्रो,
पेराजिन इसको बोलते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को कहा, जो लिब्रेंटाइन रिफ्लेक्स है या जो तरीकाकार है, जो क्रेनियल नर्व के थ्रू जाती है, वेस्टिबियो कॉक्लियर नर्व के थ्रू, उसमें बिगाड़ को खत्म करती है या उस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देती है। तो वर्टाइगो, इस चूंकि उसके साथ वर्टाइगो भी होती है, तो वर्टाइगो भी स्टॉप हो जाती है, साथ में वॉमिटिंग भी स्टॉप हो जाती है। तो इसका इफेक्ट वो लोग जिसको या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या उनका कान के अंदर कोई मसला हो और उस वजह से उसको वर्टाइगा या वॉमिटिंग हो रही है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ड्रग है। ठीक है। अच्छा जी, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में डोमपेरिडोन आता है और मेटोक्लोप्रामाइड आते हैं। ये दो दवाइयाँ आती हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी या गैस्ट्रिक जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है या गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसकी स्पीड को एनहेंस करती है या उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आती है। ठीक है। उसकी मोटिलिटी बेहतर हो जाती है और उस वजह से अनकोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है और वॉमिटिंग भी इस वजह से स्टॉप हो जाती है। इसमें ये बड़ी वाफिर मिकदार में यूज होने वाली दवाई है मेटोक्लोप्रामाइड। लेकिन बच्चों में मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देना चाहिए वॉमिटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेटोक्लोप्रामाइड, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा भी है, बाद लोग बच्चों को भी देते हैं लेकिन नहीं देने चाहिए। ये इसलिए कि बच्चों में ये कभी कभार फिट्स को इंड्यूस करती है, इसकी वजह से फिर फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है लेकिन इसमें ये मसला है। ठीक है। जीआईटी पे इसके कुछ प्रोमिनेंट इफेक्ट्स, ये गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को क्योंकि रिलैक्स कर देती है और पाइलोरस को भी रिलैक्स कर देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग या पेरिस्टाल्टिक मोमेंट वोमिटिंग इससे बढ़ जाते हैं। तो इससे फिर डायरिया भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, डायरिया होता है फिर इससे। तो ऐसा एक मरीज है कि उसको डायरिया भी है और उसको वोमिटिंग भी है, उनमें भी फिर ये नहीं देना चाहिए क्योंकि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को एनहेंस करेगा और उससे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा और डायरिया मजीद बढ़ेगी। ठीक है। सीएनएस पे इसका इफेक्ट ये है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कि ये नींद को थोड़ी सी आती एक्साइट करती है, एक्साइटेशन ऑफ द स्लीप करती है असल में ये। ठीक है। और दूसरा जो इफेक्ट है ये प्रोलेक्टिन को रिलीज करती है डोपामिन की ब्लॉकेज की वजह से, तो मिल्क सिक्रीशन हो जाती है इससे। ठीक है। इस तरह डोपामिन से भी ये चीज ये मोटेलियम से भी ये चीज होती है। ठीक है। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डोपामिन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिससे वॉमिटिंग के ऊपर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट आ जाता है और जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है या जो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसमें बेहतरी आ जाती है। चलिए। अब 5-HT3 एंटागोनिज्म और एसिटाइलकोलिन की रिलीज और मेटोक्लोप्रामाइड के थोड़े से फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये ओरली बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, ओरल फॉर्म में आती है, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है। ब्रेन के अंदर भी ये एंटर हो सकता है, मिल्क के अंदर भी ये माँ से बच्चे में कन्वर्ट हो सकता है और आ सकता है। इसका जो हाफ लाइफ है ये हाफ आवर का है और 3 से 6 घंटे के अंदर ये पीक पे होता है। ठीक है। और इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो रीनल या यूरिन के अंदर इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है। बाकी जो दवाई है जिसके साथ इसका इंटरेक्शन है उसमें स्प्रिन, डाइजापाम और डिजोक्सिन है, ये इनके इफेक्ट को बढ़ाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो लियोडोपा है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करता है। तो इसके साथ इसकी इंटरेक्शन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेडेशन जो मैंने अभी बताई, और डिजीनेस, लूज मोशन करते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी डोपामिन के रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो इसलिए डिस्टोनिक रिएक्शन या डिस्टोनिया इसमें हो सकता है। लोगों में बदन बदन में सख्ती आ सकती है। और पार्किंसोनिज्म की बीमारी भी को भी कभी कभार उस्मान खान कर ले बच्चे मो खा तल माता कारी स्क्रीन माने कर ले मो कब कर ली हुआ ले खबर नहीं खा। अच्छा जी, तो लॉन्ग टर्म यूज कैन काज पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की बीमारी जो होती है जिसमें एसिटाइलकोलिन थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मली काम कर रहा होता है, डोपामिन थोड़ा सा कम,
तो चूंकि ये डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो ये उसको कम करता है, इसलिए ज्यादा अरसे के इस्तेमाल से पार्किंसोनिज्म की बीमारी और गैलेक्टोरिया, शुगर को स्टूल या यूरिन के अंदर ये फिर लेके आता है, और उसमें फिर इसकी मिकदार जो है या गैलेक्टोज वगैरह को वो हम मॉनिटर कर सकते हैं फिर। इसके अलावा कोई हार्मफुल इफेक्ट बाकी नहीं है, ठीक है। यूजेस क्या है, हम कौन कौन से बीमारियों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, तो एक तो वॉमिटिंग हो गई, एज एंटी एमेटिक इफेक्ट हम इसको वॉमिटिंग जो कर रहा है उसमें हम यूज कर सकते हैं। लकीरें ना खींचे बच्चा, लकीरें मत खींचे। अच्छा, गैस्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी अगर जल्दी दरकार हो और किसी ने फॉर एग्जांपल या जुलाब करना हो तो उसके साथ हम कंबाइनली इस दवाई को यूज कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया और गर्ड के मसले में हम इसको यूज कर सकते हैं। मुंह की तरफ जो स्पाइसी खुराक करने के बाद जो फूड आता है एंटी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट में, उसमें हम यूज कर सकते हैं। या गर्ड की बीमारी में डोम्पेरिडोन मोटेलियम की दवाई है, ठीक है। इसके सारे इफेक्ट भी मेटोक्लोप्रामाइड ही की तरह है और उसी रिसेप्टर पे ये भी काम करता है। यहाँ पे एक और लफ्ज आप लोग देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट वो पार्किंसनिज्म के ही अलामात हैं, हाथों में ट्रिमर्स का आना, और इसके अलावा हाथों में सख्ती ज्यादा आना और प्रोलेक्टिन का ज्यादा आना। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट और हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया इसको कहते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता फिर पार्किंसनिज्म की बीमारी को बनाते हैं, ठीक है, ल्यूडोपा की कमी की वजह से, डोपामिन की कमी की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट है, ये बतौर साइड इफेक्ट को बतौर इंडिकेशन कभी कभार डॉक्टर हजरात यूज करते हैं। ये वो माए जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, और अगर माँ का दूध बच्चे के लिए नहीं है, तो डोमपेरिडोन जो है ये मोटेलियम, ये कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ उसको उसके लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोलेक्टिन को पैदा करता है, डोपामिन को ब्लॉक करता है, तो इसलिए इसको और लैक्टेशन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, काफी डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो ये लैक्टेशन को बढ़ा देती है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों में भी ये यूज किया जाता है, और इसको वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई मसला?